इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। और आइडियल गैस का क्या एजम्पशन है, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो बात स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि उस गैसियस मोलेक्यूल में कोई साइज नहीं होगा, कोई साइज नहीं होगा, और वो मोलेक्यूल कोई कोहेसिव एडेसिव फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये दो प्रॉपर्टी जो भी गैसियस मोलेक्यूल रखेगा उसको आइडियल गैस या परफेक्ट गैस बोलते हैं। जबकि रियल गैस के मोलेक्यूल में कुछ साइज होता है, रियल गैस का मोलेक्यूल कोहेसिव एडहेसिव फोर्स भी एक्ट करता है हाई प्रेशर पर। तो ये इक्वेशन का फेल्यूर देखा हम लोग कि ये लो टेम्परेचर पर वैलिड नहीं होता है फॉर रियल गैस। तो वान डेर वाल इसमें करेक्शन किया इस इक्वेशन ऑफ स्टेट में। तो हम लोग बात करेंगे वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। या वान डेर वाल करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। इसी में करेक्शन किया रियल गैस के लिए इस आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट में। तो ये दो चीज में ही करेक्शन किया है वान डेर वाल, दो बात में करेक्शन किया, एक मोलेक्यूल के साइज में और मोलेक्यूल के बीच का जो फोर्स है कोहेसिव एडेसिव फोर्स उसमें। क्योंकि जब इसको डिराइव किया जा रहा था तो स्ट्रिक्टली यही दो बात एज्यूम किया गया था कि कोई साइज नहीं होता है। तो वान डेर वाल जब चला करेक्ट करने तो पहले साइज में करेक्शन की बात किया वो। तो पहला बात है, फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग करेक्शन इन साइज, या इसके अकॉर्डिंग बात करें तो करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वी। और ये कहां से आता है, ये भी में करेक्शन कैसे किया, तो उसके लिए मोलेक्यूल के साइज में करेक्शन किया। वो मोलेक्यूल के साइज में करेक्शन करोगे अपने आप भी में करेक्शन आएगा। करेक्शन इन भी एंड इट arises ड्यू टू, this correction arises due to correction in size of molecule, correction in size of molecule। तो बात ऐसा है कि इन डिराइविंग इक्वेशन पीवी बराबर आरटी, इन डिराइविंग इक्वेशन पीवी बराबर आरटी, it is assumed that the gaseous molecule has no size, gaseous molecule has no size। देखो फिर से एक बार लिंक बना दे आपको, पिछले क्लास एक क्लास हम लोग बस इस इक्वेशन के फेल्यूर की ही बात किया हम लोग। एंड्रयू का एक एंड्रयू ने क्या किया, इस इक्वेशन को CO2 गैस के लिए यूज किया और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी के बीच का वेरिएशन देखा एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ उस ग्राफ में कॉर्नर बन रहा था, और फिर उसी टेम्परेचर पर CO2 गैस के लिए एक्सपेरिमेंटली वेरिएशन देखा बिटवीन पी एंड वी। तो वो उस ग्राफ में कोई कॉर्नर नहीं बन रहा था, एक उसको एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बोला, और इस इक्वेशन से जो ग्राफ ड्रॉ किया उसको थ्योरेटिकल ग्राफ। तो दोनों ग्राफ मैच नहीं कर रहा था लो टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों ग्राफ का ग्राफ सिमिलर आ रहा था, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ एंड थ्योरेटिकल ग्राफ।
लो टेम्परेचर पर सिमिलर नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं वैलिड हो रहा है ये रियल गैस के लिए लो टेम्परेचर पर? तो वान डेर वाल को लगा कि इसके डिराइवेशन में कुछ प्रॉब्लम है, और इसके डिराइवेशन को जब ऑब्जर्व किया गया तो स्ट्रिक्टली दो बात यूज किया गया था इसके डिराइवेशन में, कि गैसियस मॉलिक्यूल में कोई साइज नहीं होता है, एक ये बात, और गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन वाला फोर्स छोड़ के और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज देखा वान डेर वाल, इसी दोनों बात में ये करेक्शन किया, गैसियस मॉलिक्यूल के साइज में और मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स में। और जब इस दोनों में करेक्शन करने गया तो इस इक्वेशन का P एंड V में करेक्शन आया। कैसे, वो चलिए देखने। आप मॉलिक्यूल के साइज में करेक्शन करने जाओगे तो इस इक्वेशन के V में करेक्शन हो जाता है, और मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स में करेक्शन करेंगे तो इस P में करेक्शन आ जाता है। तो सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं करेक्शन इन V बोलिए या करेक्शन इन साइज बोलिए। साइज में करेक्शन करने से V में करेक्शन करना ऑलरेडी करेक्शन हो जाता है। तो हम लोग करेक्शन इन V लिखा इस टॉपिक को, इस पॉइंट को, और ये कहां से आता है आपका? ये एराइज करता है करेक्शन इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज में करेक्शन करने से V में करेक्शन आता है। तो in deriving PV बराबर RT, it is assumed that gaseous molecule has no size. ऐसा माना गया था इसके डिराइवेशन में। It is simply a geometrical point. It is simply a geometrical point. But fact is that there exists some size in the molecule of real gas. रियल गैस के मोलिक्यूल में कुछ साइज होता है, और कैसा होता है? तो इट इज एक्चुअली टेकन एज एस्फेरिकल। इट इज एक्चुअली ए वेरी स्मॉल rigid sphere, गैसियस रियल गैस का मोलिक्यूल कोई भी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी, उसके मोलिक्यूल में कुछ साइज होता है, और उसको आप एक रिजिड एस्फेयर, वेरी स्मॉल रेडियस का रिजिड एस्फेयर एज्यूम करेंगे गैसियस मोलिक्यूल को। तो जब स्फेयर माना तो साइज बोलना ही पड़ेगा, कुछ रेडियस तो होगा, कुछ तो रेडियस होगा, साइज कुछ होगा, डायमीटर होगा कुछ उसमें। लेट इट्स डायमीटर इज सिग्मा। लेट इट्स डायमीटर इज सिग्मा, यानी गैसियस मोलिक्यूल को आप स्फीयर मान रहे हो और इसका डायमीटर मान रहे हैं सिग्मा, यही साइज हो गया इसका। रेडियस के टर्म्स में डिफाइन करो साइज, या डायमीटर के टर्म्स में डिफाइन करो। ये मिटावे यस सर। तो गैसियस मोलिक्यूल को आप ज्योमेट्रिकल पॉइंट नहीं, एक स्फीयर मानने जा रहे हो, उसमें कुछ साइज डाला सिग्मा, ये है मोलिक्यूल। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस मोलिक्यूल का? वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, इसको भी नॉट से डिनोट करना, और ये हो जाएगा 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का होल क्यूब। रेडियस
स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यू, तो यहाँ रेडियस हो गया आपका σ/2, रेडियस यहाँ पर σ/2, ये इसका वॉल्यूम हुआ। और अब एक एजम्पशन है यहाँ पर वैंडरवाल का, कि आप मोलेक्यूल को सेंटर मान लेना, मोलेक्यूल को सेंटर मान लो, इसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करो, एक स्फीयर ड्रॉ करो। उस स्फीयर का रेडियस सिग्मा होना चाहिए। मोलेक्यूल को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करना, उस स्फीयर का रेडियस सिग्मा होना चाहिए। मोलेक्यूल का डायमीटर है सिग्मा, और आप जो एक नया स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं उसका रेडियस है सिग्मा, और इस स्फीयर को बोला जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्फीयर को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ये तो मोलेक्यूल है, ये जो स्फीयर है तो मोलेक्यूल है आपका। तो टेक मोलेक्यूल एज सेंटर, we draw a hypothetical sphere, having radius sigma. This sphere is called a sphere of influence. ये जो कि न्यू स्फीयर की बात किया, इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अब क्या है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अब बता रहे हैं, पहले इसका वॉल्यूम की बात कर लें। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये कितना, ये तो 4/3 π σ/क्यू ना, इसका रेडियस है सिग्मा, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस सिग्मा है 4/3 π σ/क्यू। और इस वॉल्यूम को यदि मोलेक्यूल के वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा जाए, यानी इसके टर्म्स में, तो पहले ऐसा बनाना होगा, यहाँ पर इस तरह से बनाना होगा। दैट इज, आप ऐसा कीजिए, इस वॉल्यूम को क्या करना, 4/3 π, सिग्मा क्यू की जगह σ/2 क्यू कर लेना। मतलब आप क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया, 2 का पावर क्यू मतलब 8 से यहां डिवाइड कर दिया, 8 से यहां डिवाइड भी किया तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। 8 से मल्टीप्लाई, देखो 2 टू दी पावर क्यू मतलब 8 से डिवाइड किया तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। लेकिन ये आ गया किसके टर्म्स में, मोलेक्यूल के वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया 8v0, यानी इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वैल्यू 8v0, मोलेक्यूल के वॉल्यूम का 8 टाइम्स ज्यादा। तो क्या है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, क्यों ये ड्रॉ किया गया मोलेक्यूल के अराउंड एक हाइपोथेटिकल स्फीयर, उसका रेडियस सिग्मा। तो ऐसा है कि बाद में हम लोग कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की भी बात करेंगे। जब एक मोलेक्यूल दूसरे मोलेक्यूल से बिना कोई कांटेक्ट का फोर्स लगा रहा है, बिना कांटेक्ट का, बिना कांटेक्ट का भी इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, वो छोड़ दो, वो फोर्सेस नहीं, एक दूसरा टाइप का फोर्स जो काफी क्लोज आता है मोलेक्यूल तब एक दूसरे पर लगाता है, उस समय रियली में वो कांटेक्ट में नहीं होता है, उसको कोहेसिव एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ये डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक। तो वो फोर्स लगना है, ऐसा है ना कि ये मोलेक्यूल है, तो इस हर मोलेक्यूल का अपना एक फील्ड होता है, अपना एक फील्ड होता है, उसके फील्ड के अंदर आओगे तो वो मोलेक्यूल आप पर फोर्स लगाएगा।
ऐसे हम हाथ को ऐसे फैला ले और घूम जाए, ये जो सर्कल बना, इस सर्कल के अंदर कोई आएगा तो हम उस पर फोर्स लगा पाएंगे, इस सर्कल से बाहर रहेगा कोई तो हम उस पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। यानी ये मेरा फील्ड है इतना। तो हर मॉलिक्यूल के अराउंड कुछ रीजन डिफाइन किया गया है, उस रीजन के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो उस पर वो फोर्स लगाएगा, कोहेसिव एडहेसिव या कोलिजन वाला फोर्स लगाएगा। तो इस रीजन को, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला रीजन है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है, इसको आप फ्री वॉल्यूम बोलोगे फॉर ए मोलिक्यूल, फ्री वॉल्यूम फॉर ए मोलिक्यूल। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला जो वॉल्यूम है ये 8V0, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री वॉल्यूम फॉर ए मोलिक्यूल। यानी इस रीजन में, इस रीजन में ये मोलिक्यूल, ये इसका अपना संपत्ति कहो इसको, इस ये वॉल्यूम इस रीजन से बाहर रहेगा कोई मॉलिक्यूल तो ये उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, इस रीजन के अंदर आएगा कोई मॉलिक्यूल तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। दैट इज, इसको फ्री वॉल्यूम बोलते हैं इस मॉलिक्यूल का। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला वॉल्यूम को फ्री वॉल्यूम फॉर ए मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये बात समझ में आया क्या बोले हम? अपना वॉल्यूम और आप कितने दूर में फ्रीली मूव करो वो वॉल्यूम अलग अलग ना होगा। नहीं समझ में आई यस बात? सर। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला कंसेप्ट। आ गया सर। ये एक एजम्पशन है वैन डर वाल का कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके अराउंड एक रीजन आप डिफाइन कर रहे हैं, उस रीजन को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोला गया। अब बोल रहा है कि वो जो रीजन है, वो जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम इस मॉलिक्यूल का फ्री वॉल्यूम है। यानी ये मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा तब जब वो मॉलिक्यूल इस रीजन, इस वॉल्यूम से बाहर होगा, फोर्स ने फोर्स एक्सर्ट करेगा जब अंदर होगा, और इस रीजन से बाहर होगा तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। लिख दो, इट मीन्स दैट a molecule exert force on other molecule, force on other molecule if other molecule lies outside the volume of a sphere of influence, other molecule lies outside the volume of a sphere of influence. चलो, तो आप एक मॉलिक्यूल के लिए फ्री वॉल्यूम डिफाइन किया 8V0, वेयर V0 इज वॉल्यूम ऑफ इटसेल्फ, मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम। अब उस इक्वेशन में, एक मिनट झाड़ने दो इसको, और उस रिलेशन में ये जो वॉल्यूम है भी, उस समय तो मॉलिक्यूल में कोई साइज नहीं मानते थे हम लोग, मैंने मॉलिक्यूल में अपना कोई वॉल्यूम नहीं था।
जब आप उस इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे तो रियली में ये भी कंटेनर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैस रखे हुए हो, मान लो सिलेंडर, उसका वॉल्यूम है। और हर मोलिक्यूल का भी फ्री वॉल्यूम भी ये माना गया था उस समय, क्योंकि मोलिक्यूल में अपना कोई साइज ही नहीं है, वो मोलिक्यूल कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पॉइंट माना गया था उसको। तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम उसके लिए फ्री वॉल्यूम होगा, वो किसी पर फोर्स ही नहीं लगाएगा। पूरा कंटेनर का उसमें कोई साइज नहीं है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट का वॉल्यूम 0 मानते हैं हम लोग, वो कोई जगह ही ऑक्युपाई नहीं करेगा। इसलिए पूरा कंटेनर का वॉल्यूम को उस समय फ्री वॉल्यूम माना गया था। तो इस इक्वेशन का जो भी देख रहे हो आप, इन इक्वेशन पीवी बराबर आरटी, भी एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एंड इट इज ऑल्सो फ्री वॉल्यूम फॉर ईच मोलिक्यूल। Since molecule has no size, no volume, since molecule has no volume, यानी कोई मोलिक्यूल कुछ जगह नहीं छेक रहा है तो फिर उसके लिए पूरा वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम हो जाएगा सब मोलिक्यूल के लिए। तो उस फॉर्मूला का जो भी है वो ईच मोलिक्यूल का फ्री वॉल्यूम है, और रियली में वो कंटेनर का वॉल्यूम है। लेकिन जब मोलिक्यूल में वॉल्यूम आ गया तो फिर ईच मोलिक्यूल का फ्री वॉल्यूम सेम नहीं होगा। यदि मोलिक्यूल में वॉल्यूम आ गया तो तब ईच मोलिक्यूल का फ्री वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। देखो ये एक्सपेरिमेंट को देखो कैसे बताते हैं। पहले तो ये एज्यूम्ड कर लेना कि वो भी कंटेनर का वॉल्यूम था, और जो भी मोलिक्यूल था उस कंटेनर में उस सबका फ्री वॉल्यूम भी वही था, क्योंकि मोलिक्यूल में कोई साइज नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, वो एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट है। लेकिन जब मोलिक्यूल में वॉल्यूम आ गया भी नॉट अमाउंट का, मोलिक्यूल में वॉल्यूम आ गया भी नॉट अमाउंट का, तो वो जब कंटेनर में जाएगा तो वो 8 भी नॉट वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। वो कहेगा कि इतना छोड़ दो मेरे लिए, 8 भी नॉट, इतना के अंदर मत कोई आना, ये मेरा अपना रीजन है। वो कंटेनर का कुछ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करने लगेगा, 8 भी नॉट अमाउंट का वॉल्यूम, कोई एक मॉलिक्यूल 8 भी नॉट अमाउंट का वॉल्यूम को छेकेगा। तो अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ये करें, कंटेनर को खाली कर दो, पूरा सब मॉलिक्यूल निकाल दो, और चलो फिर से कंटेनर को फिल करने बाय वन मॉलिक्यूल। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इमेजिन कीजिए एक एक मॉलिक्यूल को अब डालने जाए कंटेनर में, रेंडमली फिल करे कंटेनर को। नाउ लेट इनिशियली container is empty and it is filled randomly by one molecule। ऐसा इमेजिन किया जाए एक एक मोलिक्यूल डालने जा रहे हो कंटेनर में, तो जब आप पहला मोलिक्यूल डालने जा रहे होगे कंटेनर में तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम उसके लिए फ्री वॉल्यूम होगा, कोई और है ही नहीं वहां, तो पूरे कंटेनर में फ्रीली मूव करेगा।
कोई और मॉलिक्यूल है ही नहीं। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल जब डालने जाएंगे तो फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल अवेलेबल फ्री वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट इज V। क्योंकि पहले से और कोई मॉलिक्यूल उसमें है नहीं, ये अकेले जा रहा है, तो अकेले ना पूरा रूम में मूव करते रहेगा। कोई और मॉलिक्यूल तो है ही नहीं उस पर फोर्स लगाने के लिए। पूरा कंटेनर का वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब सेकेंड मॉलिक्यूल डालने जाओगे, फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल द अवेलेबल फ्री वॉल्यूम, अब जब सेकेंड मॉलिक्यूल डालने जाएगा तो पहला मॉलिक्यूल सतर्क हो जाएगा, उसको बोलेगा सेकेंड मॉलिक्यूल को, देख भाई मेरे लिए 8V0 छोड़ दो, हम बहुत देर घूम लिए पूरा कंटेनर में, अब लो तुम ले लो, तुम जो बचा हुआ है वो ले लो, हमारा 8V0 छोड़ दो। तो सेकेंड मॉलिक्यूल अब कितना वॉल्यूम में घूमेगा? V-8V0 में ना, नहीं यस सर। पहला जी सर। मॉलिक्यूल पहला मॉलिक्यूल डिमांड करेगा ना 8V0, उसका अपना संपत्ति है ना 8V0। बोलेगा तुम अब इतना में रहो, हम बहुत देर तक घूम लिए पूरे कंटेनर में। थर्ड मॉलिक्यूल आएगा, थर्ड मॉलिक्यूल जब डालने जाओगे तो उसके लिए फ्री वॉल्यूम ये हो जाएगा V-2 × 8V0। तब दूसरा मॉलिक्यूल भी सतर्क हो जाएगा कि मेरे लिए भी 8V0 छोड़ दो, एंड सो ऑन। जब आप nth मॉलिक्यूल डालने जाओगे तो nth मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल फ्री वॉल्यूम V-n-1 × 8V0। देखो थर्ड वाला में यहाँ 2 आया था, फर्स्ट वाला में यहाँ 1 8V0 आया था, थर्ड वाला में 2 8V0, तो nth वाले में क्या n-1 8V0? नहीं, ठीक है। यस सर। यस सर। अब बताइए कि यहां तो पता चल रहा है कि कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल सब है सबका फ्री वॉल्यूम अलग अलग है। पहला मॉलिक्यूल का भी था, सेकेंड का ये था, सबका अलग अलग फ्री वॉल्यूम आ रहा है कंटेनर में। Thus, we observe that free volume for different molecule is different. Different molecule is different. ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा उस मॉलिक्यूल के बीच। तो झगड़ा से बचाने के लिए क्या किया जाए? वो बोलेगा तुम इतना दूर में रहेगा, हम इतने ही दूर में रहे हैं। क्या किया जाए इसके लिए? मैथमेटिक्स में इसका क्या उपाय दिया गया है? सबको इक्वली चाहते हो बांटना, फ्री वॉल्यूम सबके लिए इक्वल रहे, तो क्या किया जाए? इसका एवरेज वैल्यू निकाल देंगे। एवरेज वैल्यू जो आएगा मान लेंगे कि सबके लिए उतने ही है। नहीं, क्या एवरेज यस सर। वैल्यू का क्या मतलब? मान लो सबके लिए उतने ही दिया गया है फ्री वॉल्यूम, तो हेंस वी डिफाइन एवरेज फ्री वॉल्यूम फॉर ए मॉलिक्यूल। हेंस वी डिफाइन एवरेज फ्री वॉल्यूम
और एवरेज वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो सबके लिए सेम माना जाता है। तो एवरेज निकालने जाओगे, इस सारे फ्री वॉल्यूम का एवरेज निकालने जाओगे तो क्या कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे, पहला का भी था, दूसरा का भी -8 V0 वैल्यू निकालना मतलब सब फ्री वॉल्यूम को जोड़ के और नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर देना। ये पहला का था भी, दूसरा का इतना, तीसरा का था V-2 इंटू इतना, एंड सो ऑन प्लस प्लस, लास्ट वाला था N-1 V-N-1 इंटू 8 V0, ये था लास्ट वाले का, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। ये एवरेज निकालने का जो मैथमेटिक्स होता है, सबको ऐड करके और टोटल से डिवाइड कर देना। अब बताओ ये भी क्या बार ऐड हुआ होगा, क्या बार ऐड हुआ होगा भी? n बार। देखो यहां से काउंट करें, सेकेंड नंबर से काउंट करें तो यहां से यहां N-1 टर्म, कितने टर्म? देखो थोड़ा सा ना रुको, पहला का भी, दूसरा का V-8 V0, तीसरा का V-2 इंटू 8 V0, ये ब्रैकेट डालते चलिए, और लास्ट वाले का आएगा V0 - N-1 8 V0। ये तो अब बताइए, यहां से काउंट करें तो देखो 1 8 V0, 2 8 V0, N-1 8 V0, दैट इज यहां से N-1 टर्म है, एक टर्म ये ऐड कर दिया तो N टर्म हुआ, यानी Vn बार ऐड है, यहाँ Vn बार ऐड है, इसलिए आप इसको N भी लिख दोगे, N भी सबको जोड़ दिया। अब माइनस यहां पर 8 V0 कॉमन कर दो, तो यहां तो 1 बचेगा, यहां पर +2 बचेगा, वहां फिर आगे +3 बचेगा, एंड लास्ट में यहां पर जाएगा आपको N-1 इन N-1 पर जाएगा बाई N। और N-1 को N लिख सकते हो, क्योंकि N इज वेरी लार्ज, गैसियस मोलिक्यूल है ना, 1 ग्राम गैसियस मोलिक्यूल भी होगा तो 10⁻23 के ऑर्डर में होगा मोलिक्यूल की संख्या, तो N इज वेरी लार्ज, एक घटा भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लार्ज में N-1 को N लिखा जा सकता है, यहाँ N-1 को आप N लिख सकते हो क्योंकि N इज वेरी लार्ज। तो फिर ये एपी का समेशन हो जाएगा ना, समेशन ऑफ एपी, और एपी का समेशन कितना, N इंटू N-1/2 ए, समेशन ऑफ एपी हो गया ये, हियर 1 + 2 + N इक्वल टू कितना, N इंटू N-1/2, ये पुट करोगे यहां पर तो अब आपका ये एवरेज फ्री वॉल्यूम, एवरेज फ्री वॉल्यूम फॉर ईच मोलिक्यूल ये हो जाएगा N-V और ये निकला इतना, तो ये आएगा 8 V0 N इंटू N-1/2 और डिवाइडेड बाई N, हो गया। Yes.
फिर यहां पर फिर n-1 आया, इस n-1 को भी n लिख दो, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, ये सब आ जाएगा n भी माइनस 4n² v0/n। अब इस n से दोनों में डिवाइड कीजिए, तो v माइनस 4n/v0, और इतना को ही ना b लिख दिया जाता है, b, इतना को b लिख देते हैं, 4n/v0 को b, एक न्यू कांस्टेंट b। तो क्या हुआ, रियली में मोलेक्यूल का फ्री वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम नहीं आया, कंटेनर के वॉल्यूम से कम आया, एवरेज फ्री वॉल्यूम फॉर ईच मोलेक्यूल। जब आप मोलेक्यूल में साइज माना तो, और जब साइज नहीं माना गया था तो ईच मोलेक्यूल का फ्री वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर था, लेकिन जब साइज डाला मोलेक्यूल में तो मोलेक्यूल का फ्री वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से कम, बी अमाउंट से कम। यही हुआ करेक्शन इन भी, इसी को बोलते हैं हम लोग करेक्शन इन भी। तो हाँ सर यहाँ पे कैलकुलेशन तो देखिए, तो सर सेकंड स्टेप यहाँ पर हाँ सर, सेकंड इसके नीचे। ये यस n से डिवाइड किए तो 4n, ये n से यहाँ करेंगे तो ये n कटेगा, v बचेगा, और यहाँ पर n से नहीं डिवाइड सर, वो n, वहाँ पर n² माइनस n होना चाहिए था। अब फिर देखो n-1 को फिर क्या बोला फिर लिखने के लिए, n, अच्छा n यस सर, नहीं, यस सर, हाँ सर। n लार्ज है इसलिए, तो भी में ये करेक्शन आया, साइज में, साइज मान लेने से, मोलेक्यूल में साइज मान ले। तो नाउ करेक्टेड इक्वेशन ऑफ स्टेट, अभी तक जो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट का करेक्शन की बात करोगे, तो नाउ इक्वेशन ऑफ स्टेट बिकम्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट बिकम्स, P में नहीं किया अभी, V में किया, तो V की जगह V माइनस बी लिख लें, V की जगह B माइनस बी बराबर RT, nRT, n बराबर 1 रख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले रहे हैं अभी हम लोग। तो अभी तक ये हुआ, अब चलो करेक्शन इन P, अभी करेक्शन इन भी किया, इसको B मान लिया गया है इतना को। तो रियली में क्या हुआ, जब मोलेक्यूल में कोई साइज नहीं था तो इच मोलेक्यूल का फ्री वॉल्यूम भी माना गया था कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। जब साइज डाला मोलेक्यूल में तो पता चला कि इच मोलेक्यूल का फ्री वॉल्यूम भी नहीं है, भी से थोड़ा कम है। अब दूसरा बात है करेक्शन इन पी, पी में करेक्शन करने की नौबत क्यों आया रियल गैस के केस में, तो इन डिराइविंग पीवी बराबर आरटी, इन डिराइविंग पीवी बराबर आरटी, इट इज assumed that gaseous molecule exert only force of collision, only force of collision with each other and with wall of container. एंड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, अपने आप में टकराएगा और कंटेनर के वॉल से टकराएगा, ओनली वही फोर्स लगेगा। इस इक्वेशन को डिराइव कर, जबकि बट फैक्ट इज दैट
the molecules of real gas at high pressure also exert cohesive and adhesive force. Cohesive and adhesive force. इस बात का प्रूफ कि मोलेक्यूल के बीच कोहेसिव एडहेसिव फोर्स लगेगा, ये अभी जस्ट अगला टॉपिक करेंगे हम लोग। अगला नेक्स्ट चैप्टर वो जूल्स थॉमसन इफेक्ट, वहां पर इसी बात का प्रूफ किया गया है कि मोलेक्यूल के बीच कोई फोर्स है जो एक्ट कर रहा था, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स मतलब दो गैसियस मोलेक्यूल के ही बीच का फोर्स, और एडहेसिव फोर्स गैसियस मोलेक्यूल और सॉलिड वॉल के मोलेक्यूल के बीच का फोर्स। तो ये बात होता है रियल गैस में। तो ऐसा होने से ये पी में करेक्शन करने की नौबत आया। क्यों? मोलेक्यूल में कोहेसिव एडहेसिव फोर्स का एग्जिस्टेंस आ जाने से इस इक्वेशन का पी में करेक्शन करना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? देखो ये हो गया, लिख लिए। yes sir, ये जो इक्वेशन में पी है पहले से, इस पी को काइनेटिक प्रेशर बोलते हैं। काइनेटिक प्रेशर पहले से जो पी दिख रहा है आपको, हियर पी इज कॉल्ड काइनेटिक प्रेशर। मतलब ड्यूरिंग रैंडम मोशन मोलेक्यूल टकरा रहा होगा दीवार से, फोर्स लगा रहा होगा, उसके चलते जो प्रेशर जनरेट हुआ दीवार पर, वो इसलिए काइनेटिक प्रेशर नाम दिया उसको। थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगा, रूम टेम्परेचर पर रखे होगे गैस को, तो मोलेक्यूल सब वांडरिंग कर रहा होगा, उसमें एक थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगा जिसके चलते वो वॉल से टकरा रहा होगा, बार बार फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। उस फोर्स के चलते जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वॉल पर, इसलिए उसका नाम रखा काइनेटिक प्रेशर। अच्छा, अब जिस समय कोहेसिव एडहेसिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा था, तो मान लो पी अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। तो सपोज कीजिए कोई मोलेक्यूल 2 मीटर पर सेकंड से जाकर टकराया दीवार से, तब जितना प्रेशर लगाएगा, और 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से टकराएगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा? नहीं, काइनेटिक प्रेशर है, स्पीड ज्यादा होगा मोलेक्यूल का तो प्रेशर भी ज्यादा होगा ना। yes sir, अरे मोमेंटम ज्यादा होना, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स डिपेंड करता है मोमेंटम पर, मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, स्पीड ज्यादा मतलब मोमेंटम ज्यादा। तो यही होता है, क्या होता है ना, जब मोलेक्यूल कंटेनर के अंदर होता है तो वो मोलेक्यूल सराउंडेड होता है इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल से। सब मोलेक्यूल उसको अपने अपने तरफ कोहेसिव फोर्स से खींचते रहता है, तो उस समय मोलेक्यूल पर नेट फोर्स 0। तो ओनली जो वेलोसिटी होगा उस मोलेक्यूल में वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी वाला वेलोसिटी होगा। लेकिन जब दीवार के नजदीक जाता है मोलेक्यूल, तो वहां पर दीवार का मोलेक्यूल गैस के मोलेक्यूल को अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, एडहेसिव फोर्स। तो दीवार के पास जाने के बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है, ज्यादा स्पीड से टकराता है वॉल के नजदीक वो, यदि एडहेसिव फोर्स मान ले तो।
तो ज्यादा स्पीड से टकराएगा वॉल से। एडहेसिव फोर्स नहीं मानेंगे तो ओनली जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी था उससे टकराता, लेकिन एडहेसिव फोर्स मान लेने से स्पीड इंक्रीज कर जाएगा वॉल के नजदीक, इसलिए ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, को एडहेसिव फोर्स के आ जाने से ये जो प्रेशर था उसमें इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज इन प्रेशर लिख दो तो इसको ड्यू टू एडहेसिव फोर्स due to adhesive force between molecules of gas and molecules of wall, gas and wall, this kinetic pressure increases. This kinetic pressure increases. समझे ना क्यों इंक्रीज करता है प्रेशर? yes क्या sir, ठीक है? क्यों इंक्रीज कर गया दीवार के पास ये प्रेशर? दीवार का मोलिक्यूल उस पर एडहेसिव फोर्स लगा देता है गैस के मोलिक्यूल पर, और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए स्पीड बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। और एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट दिस इंक्रीज इन प्रेशर experimentally it is observed that this increase in pressure is directly proportional to a square of density of molecules. यानी ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है उसको डेल्टा पी से डिनोट कर लिया जाए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है हम लोग का। हम लोग स्मॉल एन उधर लिया था, किसके लिए? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए रिप्रेजेंट किया था स्मॉल एन। थोड़ा सही मतलब अच्छा रहता कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल एन से डिनोट करते, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल एन से डिनोट करते। ये रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता है। तो हो सके तो पिछला सब जो कैलकुलेशन में जहां एन लिए हैं स्मॉल एन, वहां कैपिटल एन लेता तो ठीक था। स्मॉल एन मानते किसको? टोटल नंबर बाय वॉल्यूम। इसको नंबर डेंसिटी, इसको डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं आप। ये ज्यादा बेहतर होता, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये कैपिटल एन को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो थोड़ा पिछला डिराइवेशन में ना जहां स्मॉल एन देखे होगे उस सब जगह कैपिटल एन डाल दो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जब नोट्स बनाना तो कैपिटल एन डाल देना वहां स्मॉल एन। स्मॉल एन को यूज कर रहे हैं हम लोग नंबर डेंसिटी के लिए, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को के से डिनोट कर लो। स्मॉल एन की जगह क्या डालोगे? एन बाई बी इसका होल स्क्वायर, और के एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इस के एन स्क्वायर को एक न्यू कांस्टेंट ए मान लिया जाता है, स्मॉल ए।
तो ये A/V² ये इंक्रीज इन प्रेशर, इसलिए नेट प्रेशर अब क्या लेंगे, इसलिए नेट प्रेशर अब आप लेंगे, पहले कितना था P, इंक्रीज हुआ डेल्टा P से, दैट इज P प्लस A/V², ये है प्रेशर, नेट प्रेशर। तो नाउ करेक्टेड इक्वेशन ऑफ ए स्टेट क्या हो जाएगा, नाउ करेक्टेड इक्वेशन ऑफ ए स्टेट, P में भी करेक्शन हुआ, P की जगह P नहीं होगा, क्या होगा, P प्लस A/V² होगा। अब V की जगह V नहीं होगा, V की जगह V माइनस B होगा, बराबर RT। ये है वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ ए स्टेट। इसको नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं, इस इक्वेशन का मेरिट डिमेरिट सबको।